बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 17 का आज हमने लास्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और ये लेक्चर नंबर 17 है आपका। तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से बनती है। हमने प्रीवियसली ये बात डिस्कस की हुई है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को पास आउट करवाया जाता है तो कंडक्टर के पास आउट होने की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में किसने बताया? एम्पेयर ने बताया। एम्पेयर ने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास आउट होता है तो उसके अराउंड एक फील्ड बनती है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या इसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन सिर्फ हम इसको किसी दूसरी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, जैसे कंपास हो गई या दूसरा किसी मैग्नेट को इसके करीब लेके आएंगे तो वो हम इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बात कितनी दुरुस्त थी कितनी गलत थी इसके बारे में जो है वो हम बाद में इसको साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चार डायग्राम हमें नज़र आ रही हैं सामने। ये चार कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? एम्पेयर्स ने सबसे पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया मटेरियल के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। उसने ये कहा कि अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है जी, तो सोलेनॉइड के अगर एक सोलेनॉइड को हम कैसे बना सकते हैं, एक सोलेनॉइड को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक आसान सा तरीका है कि अगर एक वायर को आप वाउंड कर दें तो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगी। उसको अगर हम किसी सोर्स के साथ अटैच करें, करंट कैरिंग सोर्स के साथ, तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब उसने इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी थी जिस तरह इस लॉन्ग बार मैग्नेट की थी। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पैटर्न पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की जा रही है उसी पैटर्न के ऊपर इस लॉन्ग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है। सेम उसी तरीके से उसने एक सिंगल लूप के अंदर एक करंट को फ्लो करवाया और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसका जो पैटर्न था वो शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह का था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी लूप के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इस मैग्नेट के अंदर भी ये कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है करंट की वजह से, तो इसका मतलब है कि करंट क्या होता है? मूविंग चार्ज। तो इसका मतलब है कि लूप के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर करंट के फ्लो करने की वजह से, चार्जेस की फ्लो करने की वजह से एक फील्ड बनती है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की थी बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग बार मैग्नेट की होगी, और जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल या लूप की होगी उस तरह की सेम मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट बार मैग्नेट की होगी। तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस की फ्लो की वजह से बन रही है तो इसका मतलब है कि इस मैग्नेट के अंदर और इस मैग्नेट के अंदर भी कहीं ना कहीं चार्जेस का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है ये आपने नोट डाउन भी कर लेनी है और आपकी बुक के अंदर भी इसको डिटेल से बताया गया। मैं सिर्फ आपको बराबरी बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद करनी है। अभी हमने ये देखा है कि एम्पेयर्स ने इसके बारे में सबसे पहले क्या कहा था। एम्पेयर ने ये कहा कि एक सोलेनॉइड के अंदर अगर हम करंट को फ्लो करवाएं उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो सेम लॉन्ग बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न की तरह का होगा। इसी तरह अगर हम सिंगल लूप के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह का होगा। अगर इसके अंदर और इसके अंदर चार्जेस के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं चार्जेस के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब हमें पता है कि चार्जेस होते हैं वो एटम के अंदर भी हो सकते हैं और एटम के ऊपर भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम जो है वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी जगह पर चार्ज या किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। अगर हम एटम की जो स्ट्रक्चर देखें तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं दो चीज़ें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा होता है। अब हमने यहाँ पर कहा है कि चार्जेस के मोशन की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब हमारे पास हैं दो चीज़ें, एक न्यूक्लियस है और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। हमने ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ओरिजिन हमें जनरेट करवाया है,
ये किसके मोशन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है या फिर न्यूक्लियस के मोशन की वजह से है। अब हमने फर्स्ट ईयर में एक बात पढ़ी थी कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की मोशन हो सकती है अगर वो सर्कुलर या ऑर्बिटल जगह पर मूव कर रहा है। एक तो वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकता है, दूसरा ये कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकता है। जैसे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के भी जो है वो अराउंड रोटेट कर रही होती है, जिससे दिनों रात हो रहे होते हैं, और वो सूरज के अराउंड भी चक्कर लगा रही होती है, जिसकी वजह से आपका एक साल मुकम्मल होता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की मोशन भी वैसी की वैसी थी। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस हम अब पढ़ रहे हैं हम चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर हमें यह बात देखी हुई है कि जो एटम होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम जो होंगे टाइटली पैक होने की वजह से रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसकी जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो ऑर्बिटल मोशन है वो तो कहीं भी मुमकिन नहीं नजर आ रही हमें। तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल मोशन ना होने की वजह से जो ऑर्बिटल स्पिन है वो भी जीरो हो जाएगी। जब ऑर्बिटल स्पिन जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। हाँ, अगर न्यूक्लियस अपने अराउंड अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उसके वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि न्यूक्लियस जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन बहुत स्लो है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनती है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी ये समराइज किया इसके अंदर कि न्यूक्लियस की दो तरह की मोशन को जब हमने देखा तो एक तो रिवॉल्व करने वाली जो उसकी सलाहियत है वो बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नहीं होगी, और जो स्पिन कर रहा है उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड बन तो रही है लेकिन बहुत कम है। तो अगर हम टोटल इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियस की जीरो होगी। इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल का जो ओरिजिन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा होता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तब भी मोशन में आएगा, जब भी मोशन में आएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा तब भी मोशन में आएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया, ये बात अंडरस्टैंड कर ली कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन चेक करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है जी? इसका ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद होती हैं। कभी कोई ऑब्जेक्ट शो करवा देता है, कभी कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं करवाता, ये एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है जी, ये सारा का सारा जो था ये एम्पेयर्स का कंसेप्ट था। इसको फिर बाद में हमने सही साबित किया जब हमने इलेक्ट्रॉन या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो जब हमने इस बात को सही साबित कर दिया तो हमें ये वाला कंसेप्ट भी सही लगने लग गया कि किसी भी जगह पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जो वजह है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन है। इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की होगी, स्पिन में और एंगुलर में। तो इसका मतलब है कि जब भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, स्पिन मोशन और एंगुलर मोशन, यानी कि जो अपने एक्सिस, एक अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो और दूसरा दूसरे के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करता है, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा होता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट कर रहा होता है। तो जब भी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की देखनी है तो उसमें हमने ये दोनों चीजें डिस्कस करनी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने किसी भी मटेरियल को या हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं उनको तीन कैटेगरी में हमने जो है वो शामिल किया है। इसकी तीन जो है वो टाइप्स बन जाएंगी। किसकी बेस पे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस। अब जैसा कि मैंने आपको सारी बात बताई है कि मैग्नेटिक बिहेवियर की रीजन क्या है, तो मैंने आपको बता दी कि मैग्नेटिक बिहेवियर की रीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। द रीजन फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम कैन बी अराइज फ्रॉम टू मोशंस। किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होगी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव लाइक एन एटम साइज लूप ऑफ करंट
दैट जनरेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसमें कुछ इस तरह का आएगा कि ये हमारे पास एटम होता है और इसके अराउंड ये शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जब ये शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसकी एक लूप बन जाएगी, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब चार्जेस किसी लूप में फ्लो करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सिंगल चार्ज या सिंगल इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मूव करेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। यही बात उसने बताई है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव लाइक एन एटम साइज लूप, एटम साइज की लूप बन जाएगी एक ऑफ करंट दैट जनरेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये भी एक छोटी सी लूप बनेगी जो कि अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। नंबर 2 पे द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो स्पिन मोशन है, जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन है, वो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंक्रीज कर देगी। अब यहाँ पर एक बात आपने याद करनी है, याद रखनी भी है, अंडरस्टैंड रखनी है अपने माइंड में कि या तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है जी। तो अगर तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हुई, वो हम राइट हैंड रूल के जरिए से भी देख सकेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हुई तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, यानी कि रिवॉल्व वाली रोटेशन इस तरफ को है और स्पिन वाली रोटेशन इस तरफ को है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और फिर मटेरियल की जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने मटेरियल को 3 जगह पर डिवाइड कर दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपने आसान लफ्जों में इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मटेरियल को रखने के बावजूद भी इसका इफेक्ट जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व करने वाली जो मोशन है वो मतलब इस तरफ को होगी और जो स्पिन करने वाली मोशन है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। आसान लफ्जों में अगर हम कहें कि इसके अंदर दोनों स्पिन जो हैं या दोनों मोशन जो हैं एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, स्पिन भी और ऑर्बिटल भी क्या कर रही हैं जी, कैंसिल आउट कर रही हैं। तो आसान लफ्जों में अगर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ हद तक होता है लेकिन कुछ देर के बाद खुद खत्म हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह के हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर ज़्यादा देर तक रहता है या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये 3 मैंने आपको आसान वर्डिंग में बता दिया। इफ द स्पिन एंड ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करें या दोनों की डायरेक्शन एक ही हो, एक ही डायरेक्शन का मतलब है कि थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा। अगर तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि ये है और ये है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे तो ये बनेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ हद तक। उस वक्त ये जो एटम होगा ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा। ये दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जब दोनों स्पिन, क्योंकि हमने जब भी बात करनी है दोनों स्पिन के बारे में देखना है, स्पिन मोशन भी और ऑर्बिटल मोशन के बारे में भी। तो स्पिन और ऑर्बिटल जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करने के नतीजे में यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो उस वक्त टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट के बढ़ने की वजह से ये एटम जो है एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब एक मटेरियल के अंदर काफ़ी सारे एटम होते हैं, इसका मतलब है कि जब वो काफ़ी सारे एटम को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट भी बन सकता है। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर कुछ हद तक यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, उसको हम नाम देते हैं जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं मैग्नीज है, एल्यूमिनियम और प्लैटिनियम। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वही बात मैंने आपको बताई कि एक की स्पिन अपवर्ड होगी, दूसरे की स्पिन डाउनवर्ड होगी, या एक स्पिन इधर को आ रही है दूसरी स्पिन इधर को आ रही है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो उस केस में ये जो मटेरियल है ये आपको जीरो मैग्नेटिक फील्ड शो करवाएगा
और उसको हम कहते हैं जी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द एग्जांपल एटम ऑफ वाटर, कॉपर, बिस्मिथ, एंटीमनी। तो ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। वाटर भी जो है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट का, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो ना होने के बराबर होता है। और तीसरा है जी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे वाला है। इसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज भी आपको डिस्कस करनी है। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस इन विच एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो एज टू शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे मटेरियल को चूज करते हैं कि जिसके अंदर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक जैसी है इलेक्ट्रॉन की, तो फिर वहां पर आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। उस मटेरियल को हम नाम देंगे जी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास आम तौर पर जो हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वो है आयरन। हमने देखा है कि आयरन जो है वो मकनातीस को जल्दी चिपक जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब भी हम मकनातीस को लेके जाएं तो हम एक जो है वो लोहे वाली चीज़ के करीब लेके जाएं तो फौरन उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो एक बेहतरीन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया और उसके बाद अल्कीनो हो गया। ये सारे सब्सटेंस जो हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो हो सकता है। ठीक होगी बात? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं जी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की टाइप्स कितनी हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि डोमेन्स क्या चीज़ है। क्योंकि अब टाइप्स के बारे में तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल हो जाएगा, अगर हम डोमेन के बारे में बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाएगा आपके पास। अब ये मटेरियल जो हैं ये वाले मटेरियल क्यों इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह जानने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। डोमेन्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम किसी भी मटेरियल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स के पैचेस बने होंगे, छोटे छोटे रीजन्स बने होंगे, जिसके अंदर एटम अपनी खुद से अरेंजमेंट करके बैठे होंगे। यानी कि इसके अंदर जो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है वो हो सकता है अपवर्ड हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बिहेवियर डाउनवर्ड हो सकती है। तो इसका मतलब है कि पूरे मटेरियल के अंदर छोटे छोटे रीजन्स बने हुए हैं जो कि अपने ही रीजन के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एक जैसा बिहेव करवाते हैं। यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, जितने भी रीजन बने हुए हैं इसके अंदर एटम जो है वो एक तरह बिहेव करेंगे। ये जो रीजन्स बने हुए हैं, ये पैचेस बने हुए हैं, इसको हम नाम देते हैं डोमेन्स का। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये जो डोमेन्स होती हैं ये कुछ इस तरह की होती हैं। ये तकरीबन अलाइन होती हैं। इसके अंदर सारे के सारे एटम जो होते हैं वो अपनी डोमेन्स को एक ही तरफ कर लेते हैं तकरीबन। ठीक है जी। लेकिन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे नहीं करते। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख भी दें तो ये कभी भी इस तरह का मटेरियल को शो नहीं करवाएंगे। ठीक है जी। और अगर हम पैरामैग्नेटिक की सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये अपनी अलाइनमेंट कुछ देर तक सीधी रखेंगे, कुछ देर के बाद फिर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा कि इन सारे के सारे एटम्स की अलाइनमेंट एक ही तरह की होंगी, लेकिन वो अपने अपने रीजन में होंगे, लेकिन डायरेक्शन सबकी एक होगी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसके अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। ये जो छोटे छोटे रीजन्स बने हुए हैं इसको क्या कहते हैं जी? डोमेन्स कहते हैं। कंटेन 10 to power 12 to 10 to power 16 एटम्स। एक के अंदर अमूमन 12 से लेकर 16 पावर तक एटम्स मौजूद हो सकते हैं। विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल टू वन अनदर। अब ये क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं टू वन अनदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज टू सैचुरेशन। जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट को सीधा करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होगी उस पॉइंट को नाम देंगे सैचुरेशन। यानी कि अब ये मटेरियल को अगर हम देखें, इस मटेरियल की डायरेक्शन है अपवर्ड, और सेम इसी तरह इस मटेरियल की अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ को। अब इस मटेरियल को इस शक्ल में लेके आने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होगी, जब इस मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर आ जाएगी तो उस पॉइंट को नाम देंगे सैचुरेशन पॉइंट का।
यानी कि उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो चुके होंगे। आसान लफ्ज़ों में अगर आप ये समझें कि हमारे पास 3 मटेरियल थे, एक मटेरियल को हमने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब हमने निकाला तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहा। यानी कि बेशक आप 1 घंटे के लिए रखें, 2 घंटे के, जितनी देर मर्जी रखें, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। उसको हम नाम देंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर 2 पे हमारे पास जो मटेरियल था वो था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उस मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हमने देखा कि जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे तब तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला कुछ देर के बाद वो वैसे के वैसे दोबारा बन गए। हमने उसको नाम दे दिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और कुछ मटेरियल ऐसे थे कि जिनको हमने उस मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, रखने के बाद निकाला तो फिर वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैग्नेट को जब हमने मटेरियल को अंदर रखा तो वो मैग्नेट बन गए, जब हमने उसको बाहर निकाला तो उनको अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए ज़्यादा देर लग गई, यानी कि वो ज़्यादा देर तक मैग्नेटाइज रहे। तो फिर हमने उसको नाम दे दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर डोमेन्स होती हैं। ये वैसे तो सारे के अंदर होती हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होगा कि ये डोमेन्स बनी होती हैं, छोटे छोटे रीजन बने होते हैं जिसके अंदर एटम अपनी अलाइनमेंट करके बैठे होते हैं। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी अलाइनमेंट को एक ही डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं सारे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अपनी अलाइनमेंट जल्दी कर लेते हैं और ज़्यादा देर तक उसी पोजीशन पर रहते हैं। बाकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा देर तक इसको बरकरार नहीं रख सकते। तो ये किसकी वजह से होता है जी, ये डोमेन्स की वजह से होता है। डोमेन के अंदर एटम होते हैं तो अपनी अलाइनमेंट ये बरकरार रखते हैं। ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। तो हर एक डोमेन जो है ये एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करती है। और जब पूरे एटम की हम बात करेंगे, पूरे मटेरियल की, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक पूरा मटेरियल जो है वो भी एटम से मिलकर बनता है। तो ये जब हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो सबकी डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी विद इट्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो हमने डायग्राम देखी है ये अनमैग्नेटाइज मटेरियल की। अनमैग्नेटाइज के अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक साइड को, एक इधर को, इधर को। लेकिन जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक मटेरियल में रखेंगे तो ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं जी डोमेन थ्योरी। अब इसी डोमेन थ्योरी की बेस पे हमने मटेरियल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कैटेगराइज किया है। 2 तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है उसको नाम देते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल जिनको कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और वो ज्यादा देर तक अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं तो उसको नाम देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड। यानी कि ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये अपनी पोजीशन को इस तरह ओरिएंट कर लेंगे, इस तरह चेंज कर लेंगे। तो अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड एंड आल्सो रेडिली टू रिटर्न देयर टू रैंडम पोजीशन व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। तो ज्यादा देर तक वहां पर रहेंगे और जल्दी अलाइन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम नाम देंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज डिजायरेबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर और ट्रांसफार्मर के अंदर यही मटेरियल हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आयरन, यानी कि लोहे वाली चीज होगी, वो हम सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यूज करेंगे। अब ये क्यों होगा ऐसा, आयरन इस तरह क्यों बिहेवियर करता है, ये हमने हिस्टेरेसिस लूप जब पढ़नी है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इसकी है आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डोमेन्स आर नो सो इजीली ओरिएंटेड। ये जल्दी से इसमें ओरिएंटेड नहीं होती टू ऑर्डर दे रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड। इसको उस फॉर्म में लेके आने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। बट वंस ओरिएंटेड, लेकिन जब एक मरतबा ये बन जाएंगे तो क्या होगा, रिटेन द अलाइनमेंट, उसी अलाइनमेंट में रहेंगे। ये दोनों अपनी अलाइनमेंट में वही रहेंगे, लेकिन ये जल्दी आ जाएगा और ये देर से आएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम यूज होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यूज होगी। दीज सॉलिड्स आर यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरह के मटेरियल को हम यूज करते हैं
परमानेंट मैग्नेट के लिए, ताकि वो ज़्यादा देर तक परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड में रहें। तो स्टील जो है वो इस आयरन की अलॉय फॉर्म होती है, तो हम कहते हैं कि स्टील जो है ये एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि ग्राफ के ज़रिए से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्ड मटेरियल और कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है। अब उसके बाद क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है कि जब हम पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या ना रखें, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा, ख़ास तौर पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होनी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किसके लिए होनी है जी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो अलाइनमेंट है वो टूटना शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये वाला जो आपके पास था, ये वाला हिस्सा, अगर हम इसको हीट करना शुरू कर दें तो ये अपनी अलाइनमेंट को तोड़ना शुरू कर देंगे और दोबारा इस पोजीशन पे वापस आना शुरू कर देंगे। तो हमने ये देखना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये मटेरियल अपनी अलाइनमेंट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं जी क्यूरी टेम्परेचर का। द थर्मल वाइब्रेशन इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड टू डिस्टर्ब द ऑर्डर लाइननेस ऑफ द डोमेन्स। अब ये डोमेन्स को हमने ऑर्डर में ले आए हैं, तो टेम्परेचर क्या करेगा? उसको थर्मल वाइब्रेशन क्या करेगी? उसको डिसऑर्डर करने की कोशिश करेगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रिजर्व द ऑर्डर लाइननेस एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। आमतौर पर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये प्रिजर्व रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब क्या होता है जी? व्हेन हीटेड दे बिगिन टू लूज देयर ऑर्डर लाइननेस ड्यू टू इंक्रीज इन द थर्मल मोशन। तो ये जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये अपनी इस ऑर्डर लाइननेस को चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। दीज प्रोसेस बिगिन टू अकर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक खास टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। हर मटेरियल के करस्पॉन्ड एक वैल्यू होगी जिस पे ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। आर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को नाम देंगे क्यूरी टेम्परेचर का। अबव द क्यूरी टेम्परेचर आयरन इज अ परमानेंट मैग्नेट बट नॉट फेरोमैग्नेट। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है कि उस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेट। लेकिन जैसे ही हम उसको उस वैल्यू से नीचे लेके आएंगे तो ये फेरोमैग्नेट दोबारा बन जाएगा। यानी कि आयरन के लिए जो वैल्यू दी हुई है 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम उसको 750 या उससे अबव ले जाते हैं तो उस वक्त ये क्या बनेगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे ही हम 750 से नीचे लेके आते हैं 700 तक या 600 तक, तो ये उस वक्त तक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही रहेगा। ये था जी क्यूरी टेम्परेचर का कंसेप्ट। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट आकर जो है वो फेरो से पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। तो ये हर मटेरियल के अक्रॉस इसकी वैल्यू डिफरेंट है। निकल की जो है वो 358 के करीब है, कोबाल्ट की डिफरेंट है। इस तरह जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक इसकी जो है वो क्या नाम है, क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपके बुक के अंदर टेबल दिया होगा, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो आपने पूछनी है। इंशाल्लाह एक मज़ीद लेक्चर और होगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को सम अप कर देंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।